हेलो बच्चों, आज हम जेई एडवांस्ड के जो पीवाईक्यूज हैं उसको सॉल्व करने के अंदर आरबीडी के सवाल करते हैं। आरबीडी में बेटा ऑफ कोर्स सवालों की संख्या भी थोड़ी सी ज़्यादा है और हर सवाल को बताने में, समझाने में, बेसिक से पूरी थ्योरी बताकर सवाल करने में मुझे थोड़ा सा समय लग सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो सारे पीवाईक्यूज हैं मुझे करने में 2 क्लासेस के आसपास का समय लगे। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि बच्चा मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे के आसपास ही उसका अटेंशन स्पेन रहता है, तो वो 3 घंटे का लेक्चर तो वैसे भी नहीं देख पाता। तो मेरे लिए बनाना भी ऑफ कोर्स बेटा 3 घंटे का लेक्चर एक साथ मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए देखना भी थोड़ा मुश्किल हो ही जाएगा। तो आई विल ट्राई दैट कि मैं इसे 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, सारे के सारे सवाल बेटा आप खुद भी ट्राई करें और साथ साथ में किसी बड़ा कोई सवाल समझ में ना आए तो सॉल्यूशंस देखते रहें, बाकी खुद ट्राई लगातार करते रहें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सवालों को बेसिक से बताऊं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा किसी भी जो आजकल जेई एडवांस की जो थ्योरी होती है वो लगभग इसी तरह से ही डिजाइंड होती है कि पीवाईक्यूज बन जाएं, क्योंकि मोस्टली सवाल बेटा एग्जैक्टली आपको इस तरह के बने होते हैं कि किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, किसी बच्चे को डेप्थ में अगर बात बताओ तभी उससे एडवांस का सवाल बन पाता है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर सवाल के आस पड़ोस के सारी बातें आपके साथ शेयर करूं। आंसर निकालना मेरा एम नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा ठीक है ये सवाल है इसका ये आंसर है, वो तो बहुत ईजी होता, वो तो मैं बड़े आराम से फटाफट निपटा सकता था। मैं तो सारे उसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या बातें हैं, सवाल की क्या लैंग्वेज है, कैसे पढ़ना है, मैं सारा जितना इंक्लूसिव तरीके से सारी बातें कर सकता हूँ उतनी करने की कोशिश करूँगा। आई बिलीव दैट कि बेटा आपको इस बात से मतलब इन लेक्चर से कोई फ़ायदा होता होगा, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड टॉयल एंड ऑफ कोर्स बेटा एफर्ट्स फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वैसे सिंपल बेटा अपने जो क्लास की जो थ्योरी है उसी का सवाल है, जेई 2008 का सवाल है। 2 सिलेंडर हैं, हाँ तो पहला सवाल है, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड सवाल है, जैसे सवाल हमने क्लास में कर रखे हैं, फिर जो फॉर्मूले हमने क्लास में रखे हैं उस पर बेस्ड सवाल है। कई बच्चों को उससे बड़ा सीधा आंसर भी याद हो। 2 सिलेंडर्स, एक होलो है और दूसरा बेटा सॉलिड है, वुड का है, मेटल का है, उससे बेटा ऑफकोर्स मैकेनिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, विद द सेम मास, आइडेंटिकल डायमेंशंस, मतलब बेटा रेडियस वगैरह सेम है, आर साइमल्टेनियसली अलाउड टू रोल विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम सेम हाइट। द होलो सिलेंडर विल रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन फर्स्ट। होलो वाला जो सिलेंडर है वो पहले पहुंचेगा, ये मेरा स्टेटमेंट 1 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली बच्चों को बेटा इसकी थ्योरी याद आई गई होगी, जिस किसी को ना याद आई हो मैं दिखा देता हूँ। बेटा इंक्लाइन प्लेन है, सेम हाइट से बेटा 2 अलग अलग बॉडीज को छोड़ा गया है, लेट्स बेटा दिस एंगल कम्स आउट टू बी थीटा। जिस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया, लेट्स से बेटा वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं है। होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के लिए अलग से कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसलिए बेटा इसकी जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा उसे मैं ICOM को mk² लिख देता हूँ। बेटा k मीन्स रेडिएशन ऑफ जायरेशन। कि बेटा मेरे पास m मास की r रेडियस की बेटा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, कौन से फोर्सेस, बेटा सबसे पहले mg के 2 कंपोनेंट आएंगे। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg का cos थीटा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बेटा आपके पास mg sin थीटा। जो इंक्लाइन प्लेन है बेटा एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऐसे, जो बेटा सेंटर से पास होगा। सेंटर ऑफ मास बेटा सामने की तरफ एक्सेलरेट करेगा, मतलब डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेट करेगा ए से। फिक्स सरफेस पर प्योर रोलिंग है तो ऑफ कोर्स बेटा आपके पास ऐसे कुछ ना कुछ अल्फा भी आएगा। दिस अल्फा विल बी ऑफ कोर्स बेटा कितना a/r, क्योंकि फिक्स्ड सरफेस पर प्योर रोलिंग है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास से अगर देखूँ तो नॉर्मल का टॉर्क 0, mg सेंटर का टॉर्क 0, mg कोस्टर का टॉर्क 0। फिर भी सेंटर ऑफ मास से ऐसे क्लॉकवाइज मेरे पास अल्फा है, तो बेटा क्लॉकवाइज कोई ना कोई टॉर्क भी होना चाहिए। वो टॉर्क कौन हो सकता है? इन सब के टॉर्क तो 0 है, तो बचा कौन? फ्रिक्शन। जरूर बेटा फ्रिक्शन लग रहा होगा, और कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग है। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे आपके पास क्लॉकवाइज आना चाहिए। एनीवेज मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में बड़ा इंटरेस्ट है। जब भी इस तरीके से बेटा प्योर रोलिंग ऑन फिक्स्ड सरफेस हो तो ये जो एक्सिस है बट ऐसा हम नाम दे सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहां से हम एक लाइन में सवाल कर सकते हैं। यहां के अबाउट बेटा फ्रिक्शन का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, mg कोस्टा का टॉर्क भी 0। यहां से सिर्फ और सिर्फ टॉर्क आएगा mg साइन थीटा का, एंड ये mg साइन थीटा का टॉर्क विल बी mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। इट शुड बी इक्वल टू यहां के अबाउट i।
यहाँ की अबाउट आई को मैं लिख सकता हूँ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास को मैं लिख सकता हूँ एम के स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लगाऊंगा तो यहाँ के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम के स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। मुझे अल्फा में इंटरेस्ट नहीं बेटा, मुझे तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट है, सो मैंने इसको ए बाई आर लिख दिया। बड़ा ध्यान देना, मेरे ख्याल से काफ़ी तक मेरा काम बन जाएगा। बेटा एम से एम कैंसिल हो गया होगा, एक्सेलरेशन की बेटा वैल्यू आ गई होगी जी साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। चाहो तो आप इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी कह सकते हो। अब ध्यान से देखना बेटा, एक है आपके पास होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट बेटा एम आर स्क्वायर होता है। उसको अगर मैं एम के स्क्वायर करूं तो उसका रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो आर आएगा। किसके लिए? होलो सिलेंडर के लिए। लेकिन दूसरा वाला जो बेटा जो वुड का बना हुआ है वो सॉलिड सिलेंडर है, उसमें आई अबाउट सेंटर ऑफ मास आपके पास होता है बेटा कितना? एम आर स्क्वायर बाई 2। उसको अगर मैं एम के स्क्वायर लिखूँ तो बेटा के की वैल्यू बेटा वहां पर आपके पास आएगी आर बाई रूट 2। कहने का अर्थ ही हुआ कि जिसका के बड़ा होगा, जिसका के बेटा बड़ा होगा उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास छोटा होगा। और के किसका बड़ा है? होलो सिलेंडर का बड़ा है, उसका आर आया था बेटा, और सॉलिड सिलेंडर का आर बाई रूट 2 आया था। तो ऑब्वियस बात है बेटा, ऑब्वियस बात है कि होलो सिलेंडर का आर बड़ा है तो बेटा उसका के, सॉरी होलो सिलेंडर का जो के है बेटा वो बड़ा है तो उसका एक्सेलरेशन छोटा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज स्मॉलर देन एक्सेलरेशन ऑफ होलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का बेटा एक्सेलरेशन जो आएगा वो मतलब वापस मैंने सही तो लिखा ना बेटा, हाँ सॉलिड सिलेंडर जो है बेटा उसका के जो आया, सॉलिड सिलेंडर जो है बेटा उसका के जो आया बेटा आपके पास छोटा आया, उसका के छोटा आया तो उसका एक्सेलरेशन बड़ा आया। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, उसका एक्सेलरेशन बड़ा आया। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से देख लो बेटा, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन बेटा आर आया और सॉलिड सिलेंडर का रेडियस ऑफ जायरेशन आर बाई रूट 2 आया। सॉलिड सिलेंडर का के है कम तो उसका एक्सेलरेशन है ज्यादा, और अगर उसका एक्सेलरेशन अगर ज्यादा है तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि मुझसे ये पूछा है कि द होलो सिलेंडर विल रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन फर्स्ट। दोनों को एक साथ रिलीज किया गया है, हम तो टाइम भी निकाल सकते हैं बेटा कब पहुंचेंगे, बट मुझे तो सिर्फ ये पता करना है कौन पहले पहुंचेगा। अरे भाई वो पहुंचेगा जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो सॉलिड सिलेंडर का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वो जल्दी पहुंचेगा, और होलो सिलेंडर बेटा आपका लेट पहुंचेगा। The hollow cylinder will reach the bottom of the inclined plane first। बड़ा बिल्कुल गलत, सॉलिड सिलेंडर पहले पहुंच रहा है। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है बड़ा आपका वो फॉल्स है, और स्टेटमेंट 1 अगर फॉल्स हो तो नीचे अगर 4 ऑप्शन अगर चेक करो तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में ही दे रखा है। तो सेकंड ऑप्शन या बड़ा सेकंड स्टेटमेंट पढ़े बिना भी हम सारा सवाल सही कर सकते हैं। हालांकि सेकंड स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। By the principle of conservation of energy, the total kinetic energy of the both the cylinders are identical when they reach the bottom of the incline। बेटा बिल्कुल सही बात है। जब बेटा मान लो कि ये वाली हाइट अगर आर एच है तो जब दोनों के दोनों सिलेंडर जब नीचे पहुंचेंगे, भले ही अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन जब भी नीचे पहुंचेंगे तो दोनों ही केस में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी mgh ही होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसलिए बेटा ग्राउंड पर पहुंचने पर काइनेटिक एनर्जी आपकी mgh ही दोनों की रहने वाली है। वो अलग बात है कि बेटा आपका जो होलो सिलेंडर वो बाद में पहुंच रहा है और सॉलिड सिलेंडर आपका पहले पहुंच रहा है। सो ऑफ कोर्स बेटा आंसर कम्स आउट टू बी डी। बेटा डी आपका आंसर। आगे चले, नेक्स्ट इज अच्छा सवाल बेटा, बढ़िया सवाल। ये जेई ने बेटा 2009 के अंदर पूछा था, बिल्कुल एकदम थ्योरेटिकल सा सवाल है, कोई खास ऐसे पेन वैन चलाने की आवश्यकता नहीं है। If the resultant of all the external forces acting on a system of particles is zero, एक्सटर्नल फोर्स जो है उसका रिजल्टेंट 0 है। उसने ये नहीं कहा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, लग रहे होंगे, लेकिन उन एक्सटर्नल फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। वो तो तब भी हो सकता है बेटा जब एक फोर्स F इधर लगे, एक फोर्स F इधर लगे, तब भी तो हो सकता है। देन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, बेटा किसी इनर्शियल फ्रेम से वन कैन श्योरली से दैट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। बेटा बिल्कुल सही बात है। अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, वी नो दैट कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, dp बाई dt। तो आपका चेंज इन मोमेंटम जो है वो 0 आ गया। इट मीन्स दैट कि मोमेंटम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो पहला ही बड़ा आपका ऑप्शन सही हो गया। हालांकि हम चाहे थोड़ा अगले ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। बड़ा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, भले एक्सटर्नल फोर्स 0 हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। कैसे?
मान लो मेरे पास ये रॉड है और मैंने यहाँ से हिंज कर दिया, यहाँ से मैंने F फोर्स इधर लगा दिया बेटा, यहाँ से मैंने F फोर्स इधर लगा दिया, ये F इधर, ये F इधर। क्या अभी भी एक्सटर्नल का नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 है? ऑफ कोर्स यस। लेकिन थोड़ी देर में ही आप नोटिस करोगे कि आपकी जो रॉड है बेटा वो यूं हो गई है। ध्यान से देखो तो ये वाला फोर्स लगा है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट भी है इस तरफ, तो इसका वर्क डन आएगा पॉजिटिव। ये फोर्स लगा बेटा इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, तो वर्क डन आएगा आपके पास पॉजिटिव। दोनों फोर्सेस ने अगर वर्क डन पॉजिटिव किया है तो नेट वर्क डन भी बेटा आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव। नेट वर्क डन अगर पॉजिटिव आएगा तो बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, बिकॉज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ऑफ कोर्स बेटा क्या? वर्क डन। दिख भी रहा है बेटा, पहले आपके पास रॉड रेस्ट पे थी, एक फोर्स आपने यूं लगाया, एक फोर्स यूं लगाया, तो रॉड रोटेट करने लग गई, और अगर रोटेट करने लगे तो काइनेटिक एनर्जी तो आ ही गई। तो ऑब्वियसली बेटा दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। बेटा चेंज हो तो रहा है, ऐसे बड़ा फिक्स्ड एक्सिस है, इसके बाद अगर एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिखूंगा तो बड़ा एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा। शुरुआत में ओमेगा 0 था, अब ओमेगा आ गया, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम तो आ सकता है। मैं ये नहीं करूँ कि आएगा, लेकिन ऐसे केस में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक तरीके से और सोच सकता हूं कि यहां से अगर देखो तो इस F फोर्स का टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज, इस F फोर्स का टॉर्क भी आ रहा है क्लॉकवाइज, और अगर टॉर्क सिस्टम पे है, भले नेट फोर्स 0 हो, लेकिन अगर टॉर्क आ रहा है, नेट फोर्स 0 होने के बावजूद टॉर्क आ सकता है। और इस तरह के बेटा केसेस को हम शायद याद होगा बेटा कपल फोर्सेस कहा करते थे। तो इस केस में आपका जो टॉर्क है वो नॉन जीरो हो सकता है, और अगर टॉर्क अगर नॉन जीरो हो सकता है तो बेटा आपका एंगुलर मोमेंटम जो हो वो कांस्टेंट हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। परफेक्ट। तो ये भी बेटा आपका गलत है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। बेटा ये तो ठीक है, मैं इसे एग्जांपल से तो नहीं बल्कि किसी और एग्जांपल से बता सकता हूँ कि किसी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 हो, तब भी बेटा पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो ही सकती है। रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज जो है वो 0 हो, एक्सटर्नल फोर्सेज जितने लग रहे हैं बेटा सिस्टम पे वो सारे के सारे 0 हो बेटा, फिर पोटेंशियल चेंज हो सकती है। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, मेरे पास लेट से एक प्लस क्यू चार्ज है बेटा, मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों को छोड़ दिया, जैसे बेटा दोनों के दोनों नजदीक आएंगे, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं ना, सारे के सारे फोर्स तो इंटरनल ही है, लेकिन जैसे दोनों चार्जेस बेटा नजदीक आएंगे, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2 अपॉन R) बेटा तो चेंज होगी, क्योंकि दोनों के बीच का R चेंज हो गया, R अगर चेंज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होगी। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। तो बेटा सही सिर्फ और सिर्फ कौन सा हुआ? पहला वाला। ठीक है, सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए? ठीक है, हो सकता है बेटा किसी बच्चे को ये इलेक्ट्रो वाला समझ में ना आया हो, किसी बच्चे ने ना पढ़ रखा हो, तो बाकी बेटा ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आई होप आई एम नॉट दैट फास्ट, है ना। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज बिल्कुल आसान सा बेटा सवाल। ध्यान रखना बेटा, जो ए और बी ऑप्शन है उसमें वेक्टर्स लिखे हुए हैं, और सी और डी ऑप्शन के अंदर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं। जब भी वेक्टर्स में कंपैरिजन होता है ना कि दो वेक्टर्स बराबर हैं, तो दो वेक्टर्स से बराबर होने की पीछे कंडीशन ये है कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ए स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन। बेटा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बेटा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में फिक्स सरफेस पर v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, या बेटा a इज इक्वल्स टू अल्फा आर की कंडीशंस वैलिड होती हैं फिक्स सरफेस पर बेटा जब भी प्योर रोलिंग करता है तब। इन द फिगर a इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बेटा सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है आपके पास वो a है। फिक्स सरफेस पर जब प्योर रोलिंग होती है तो सबसे नीचे वाले पॉइंट के पास बेटा वेलोसिटी 0 होती है। b बेटा सेंटर है और c बेटा आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है। ठीक है बेटा, ये बेटा प्योर रोलिंग ऑन फिक्स सरफेस है। वैसे बेटा कंडीशन तो ये होती है कि सेंटर ऑफ मास के पास बेटा वेलोसिटी होगी सामने की तरफ v, एंगुलर बेटा वेलोसिटी अगर ओमेगा, ओमेगा की बेटा वैल्यू फिक्स सरफेस पर प्योर रोलिंग अगर है तो ओमेगा की वैल्यू आनी चाहिए v/r। सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, शायद मेरे सारे बच्चों को याद ही होगा, सबसे नीचे वाले पॉइंट के पास, मतलब जो a वाला पॉइंट है उसके पास बेटा वेलोसिटी विल बी 0। b बड़ा सेंटर है तो b वाले पॉइंट के पास बड़ा वेलोसिटी आपके पास v आएगी। रही बात बड़ा c की अगर बात करें तो देखो बेटा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी है सामने की तरफ ओमेगा इंटू आर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये यूं घूम रहा है तो सामने की तरफ वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर। सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी है बेटा सामने की तरफ v, तो नेट वेलोसिटी आ गई ओमेगा आर प्लस v। ओमेगा आर की बेटा वैल्यू v के बराबर है, तो दिस कम्स आउट टू बी 2v। परफेक्ट। चलिए बेटा पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। VC माइनस V, बेटा वेक्टर फॉर्म में VC, बेटा VC सी मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट, बेटा VC को लिख सकता हूं 2VI कैप माइनस VA, बेटा VA आपका है 0, शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स VB माइनस VC। बेटा VB कितना है VI कैप
माइनस वी सी, बेटा वी सी कितना है माइनस टू वी आई कैप। लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया टू वी आई कैप और राइट हैंड साइड बेटा मेरे पास आ गया माइनस टू वी आई कैप। अरे बेटा दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है बल्कि अपोजिट है। पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। अगला देखो बेटा VC माइनस वीबी, बेटा VC माइनस वीबी मतलब टू वी आई कैप माइनस बेटा VB मतलब वी आई कैप शुड बी इक्वल टू VB माइनस वी है। बेटा VB है मेरे पास वी आई कैप, वी है मेरे पास है बेटा कितना 0, तो ये मेरे पास आ गया है वी आई कैप इज इक्वल्स टू वी आई कैप। डज दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू और नॉट? ऑफ कोर्स यस, तो बी तो आपका सही है। सी पे आते बेटा VC माइनस वी ए इज इक्वल्स टू टू टाइम्स VB माइनस VC, ये तो सेम ही हो गया, ये वाला ऑप्शन तो सेम ही हो गया, बस इतना सा अंतर है कि बेटा इसमें क्या बोल रखा है मैग्नीट्यूड, तो वापस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं कि क्या इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है? आप बोलोगे हाँ से बिल्कुल सही बात है। इसका मैग्नीट्यूड बेटा आई कैप को हटा दो, इसका मैग्नीट्यूड बेटा टू माइनस कैप को हटा दो, इसका मैग्नीट्यूड भी 2v, इसका मैग्नीट्यूड भी 2v, बेटा सी ऑप्शन कम्स आउट टू बी करेक्ट। ठीक है। VC माइनस वी ए, बेटा VC माइनस वी ए, VC कितना है 2v आई कैप, वी ए बेटा कितना है 0, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया 2v इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स VB, बेटा VB कितना है वी आई कैप, बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 4v। क्या ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है क्या? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो कौन से दो ऑप्शन सही है आपके पास? बी और सी। तो बी और सी बेटा बिल्कुल आपके सही है। परफेक्ट, आगे चलते हैं। अगला सवाल बेटा टॉपलिंग का सवाल है, बिल्कुल एकदम सिंपल फ्लैट, बेटा जिस तरह के सवाल अपन करते हैं ना, मतलब क्लास में करते हैं, बिल्कुल वैसा सा सवाल है। किसी बच्चे ने अगर टॉपलिंग वॉपलिंग नहीं पढ़ रखी है वो थोड़ा सा आराम से इत्मीनान से मेरी सारी बातें सुने, मुझे बताने में समझाने बड़ा हल्का फुल्का समय तो लग ही सकता है, क्योंकि किसी बच्चे को टॉपलिंग ना आती हो तो वो इस सवाल के थ्रू सीख सकता है। ए ब्लॉक ऑफ बेस 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, बट ब्लॉक जो उसका बेस 10 इंटू 10 मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसका बेस है, हाइट बेटा 15 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, उसको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर उन्हें रख दिया। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज √3। The inclination theta of the inclined plane from horizontal is gradually increased, बड़ा और of course जो ब्लॉक है उसके ऊपर ऐसे पड़ा from theta equals to 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर बड़ा ब्लॉक जो होगा वो स्लाइड डाउन करेगा। बी ऑप्शन बोल रखा है कि द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू ए सर्टेन एंगल थीटा देन इट विल टॉपल। इट मींस दैट द सवाल के अंदर किस बारे में डिस्कशन हो रहा है कि टॉपल करेगा और स्लाइडिंग करेगा, तो मुझे टॉपलिंग और स्लाइडिंग दोनों चीजें चेक करनी है। मेरे ख्याल से सी और डी ऑप्शन भी ऐसी सी बातें कर रहे हैं। तो आई जस्ट हैव टू डिस्कस कि टॉपलिंग कब होगी और बड़ा स्लिपिंग कब होगी, करते हैं बड़ा डिस्कस। अगेन वैसे अगर देखें थोड़ा सिंपल, अपने जो क्लास में थ्योरी है ना उसी की बातें हो रखी हैं। ये बड़ा आपका इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा लगातार बड़ा एंगल थीटा को लगातार इंक्रीज किए जा रहे हैं। मेरे पास बड़ा ये कोई बॉक्स है, इसकी हाइट बड़ा ऐसे 15 सेंटीमीटर है, बड़ा बेस मेरे पास इसका 10 है, हाइट बड़ा इसकी इस तरह से 15। मैं पूरी थ्योरी बता रहा हूं, तो हो सकता है किसी बच्चे को पहले से टॉपलिंग वगैरह आती हो तो वो हल्का फुल्का बोर फील कर सकता है। ठीक है, तो वो बच्चा बड़ा फटाफट आगे निकल ले ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कौन से फोर्सेस, इतना बड़ा ब्लॉक है, सबसे पहले mg, बड़ा इतने बड़े ब्लॉक पर mg कहां से लगता हो दिखाओगे, तो आप लोग से सेंटर ऑफ मास से। बड़ा mg के तुम दो कंपोनेंट दिखा सकते हो, इस तरफ आपके पास आएगा mg cos थीटा, बेटा इस तरफ आएगा आपका mg sin थीटा। ठीक है ना, इस mg sin थीटा का बड़ा स्लिप करना चाहेगा नीचे की तरफ तो फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे। शुरुआत में एंगल थीटा छोटा होगा तो बड़ा ये स्लिप नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक, और वो जो फ्रिक्शन होगा वो बड़ा हम सोच लेंगे, मैंने एक बार के लिए उसे FS लिख दिया। ग्राउंड से अगर देखूं तो अगर सेंटर ऑफ मास से अगर देखूं तो mg sin थीटा का टॉर्क 0, mg cos थीटा का टॉर्क भी 0। इस फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा बेटा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये सारा का सारा जो बॉक्स है ये यूं घूमना चाहेगा। जैसे ही बेटा ये यूं घूमना चाहेगा उस केस में ये जो ब्लॉक है इस इंक्लाइन प्लेन को यहां से पुश करेगा ज्यादा और यहां से पुश करेगा कम। बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाई एक्शन रिएक्शन पेयर, ग्राउंड भी यहां से पुश करेगा ज्यादा और यहां से पुश करेगा कम। तो इस कारण से नॉर्मल जो होगा वो इफेक्टिवली बेटा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल जो होगा बेटा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जिस केस में जस्ट टॉपलिंग होती है ना बेटा, उस केस में नॉर्मल शिफ्ट होते 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 बेटा कहां पहुंच जाता है,
जो एज है उस पर पहुंच जाता है, फिर सारा का सारा जो बॉक्स है वो इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के अबाउट उठ जाता है। ये जो नॉर्मल है बेटा, इसकी वैल्यू विल बी ऑफ कोर्स बेटा कितनी, mg cos थीटा। मैंने बेटा लगभग आपको पूरी थ्योरी वापस से रिवाइज कराई दी। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्लिपिंग के बारे में कि स्लिप कब करेगा, फिर टॉपलिंग भी डिस्कस कर लेंगे। एक बार स्लिपिंग डिस्कस कर लेते हैं। एंगल थीटा बढ़ाओगे तो mg sin थीटा बढ़ेगा, mg sin थीटा बढ़ेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए बेटा फ्रिक्शनल फोर्स भी तो बढ़ेगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ही कोशिश ये करेगा कि वो mg sin थीटा के बराबर हो। एंगल थीटा बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन भी तो बढ़ेगा। जब जस्ट स्लिप करने वाला होगा उस टाइम पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू है इट विल बी ऑफ कोर्स बेटा म्यू इनटू नॉर्मल। उस टाइम पर एंगल थीटा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जो एंगल थीटा बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा, एंगल थीटा बढ़ेगा mg sin थीटा बढ़ेगा, mg sin थीटा बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। फ्रिक्शन बेटा हमेशा ही mg sin थीटा के बराबर रहेगा, बट इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल कम्स आउट बेटा व्हाट, म्यू mg cos थीटा। यहां से बेटा मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई है लेस देन और इक्वल टू म्यू। जब तक tan थीटा म्यू या उससे छोटा है तब तक स्लिप नहीं करेगा, जब वो जस्ट म्यू के बराबर आएगा तब स्लिप करना स्टार्ट होगा, तब आपका बेटा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच जाएगा और तब स्लिप करेगा। और ये जो एंगल tan थीटा इक्वल्स टू म्यू दे रहा है, इस एंगल थीटा का एक नाम भी हुआ करता था, बहुत सारे बच्चों को पहले से याद भी होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। बेटा यहां पर हमारे वाले सवाल में म्यू की बेटा वैल्यू शायद √3 दे रखी है, हाँ बेटा √3 दे रखी है, तो एंगल ऑफ रिपोज जो है बेटा आपके पास वो 60 डिग्री है। इसका मतलब अगर स्लिपिंग स्टार्ट हुई तो वो 60 डिग्री के बाद स्टार्ट होगी, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगी। देखो सीधी सी बात है, ठीक। ये बात समझ आ गई बेटा, ये बात समझ आ गई। तो 60 डिग्री, अब ये चेक कर लो कि क्या जो टॉपलिंग हो रही है वो 60 डिग्री से पहले हो रही है बाद में हो रही है। अब टॉपलिंग और चेक कर लेते हैं। टॉपलिंग में बेटा एक काम करो, आपकी जहां से छोड़ा वहां से इक्वेशन लिखो। तो बेटा आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, तो कहीं से भी इक्वेशन लिख सकते हो। चलो मैं यहां से सेंटर ऑफ मास से लिखता हूं। सेंटर ऑफ मास से mg cos का टॉर्क 0, mg sin का टॉर्क 0। फ्रिक्शन आएगा ऐसे, उसका टॉर्क आएगा ऐसे। फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा मल्टीप्लाई बाय यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा दैट कम्स आउट बी 15/2। ये टॉर्क आया ऐसे। इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल टॉर्क लाएगा ऐसे। वो कितना टॉर्क लाएगा, वो लगाएगा टॉर्क mg cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय इस वाले फोर्स बेटा यहां से दूरी, दिस दूरी कम्स आउट टू बेटा व्हाट 5। mg बेटा दोनों तरफ से कैंसिल, tan थीटा की बेटा वैल्यू आ गई है 10/15 या फिर 2/3। बेटा tan थीटा अगर 2/3 के बराबर है, tan थीटा 1 कब होता है, थीटा इक्वल टू 45 पे, तो इसका मतलब ये वाला एंगल तो आपका 45 डिग्री से छोटा है। मुझे एग्जैक्टली एंगल तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बेटा ये वाला एंगल तो 45 डिग्री छोटा है। इसका मतलब स्लिपिंग स्टार्ट करेगा 60 डिग्री पे और टॉपलिंग कहां स्टार्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स 45 डिग्री से पहले। तो पहले कौन होगा, टॉपलिंग होगी या स्लिपिंग होगी? तो आप बोलोगे कैसे, स्लिपिंग का तो नंबर ही नहीं आएगा, उससे पहले हमारा जो ब्लॉक हो धड़ाम से गिर के नीचे आ जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेक करना है। At angle theta equal to 30 डिग्री the block will start sliding down the plane। बड़ा बिल्कुल गलत, स्लाइडिंग डाउन तो 60 डिग्री पे हो रहा है। अगर हुआ तो इस केस में तो 60 आने से पहले आपका जो ब्लॉक है वो धड़ाम से गिर के नीचे आ जाएगा। The block will remain at rest on the plane up to certain angle theta and then it will topple। बेटा पहले आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 पर, tan इनवर्स 2/3 था ना, हाँ tan इनवर्स 2/3 था, वहां पर आपका जो ब्लॉक है वो टॉपल कर गया था। स्लिपिंग का तो नंबर ही नहीं आया, स्लिपिंग आ बेटा 60 डिग्री पे, उससे पहले टॉपल कर गया। मेरे ख्याल से आगे वाले ऑप्शन बेटा पढ़ने की ऐसी आवश्यकता है नहीं। सी कह रहा है कि एंगल 60 डिग्री पर ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, लग तो सही रहा है, एंड कंटिन्यूज टू डू सो एट हायर एंगल। ना 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 ना, 60 डिग्री से पहले बेटा वो क्या कर जाएगा, टॉपल। 60 डिग्री तुम पहुंचोगे नहीं, तो गलत हो गया बेटा। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन एंड ऑन फर्दर इंक्रीजिंग एंगल थीटा विल टॉपल एट अ सर्टेन एंगल। ना टॉपलिंग पहले, स्लाइडिंग बाद में, स्लाइडिंग की बात ही नहीं आ रही बेटा, टॉपल ही पहले हो गया। आई होप बेटा समझ गए होंगे। अच्छा कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर जब आपका ये ब्लॉक रेस्ट पे है, मतलब टॉपलिंग से जस्ट पहले तक तो रेस्ट पे ही है, तो सर टॉर्क की इक्वेशन से मैं यहां से ना लिखूं और यहां से लिखूं, कोई दिक्कत है क्या? बेटा कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई बॉडी के सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो टॉर्क की इक्वेशन आप कहीं से भी लिख सकते हो। अगर आप यहां से इक्वेशन लिखोगे तो नॉर्मल का टॉर्क तो 0, फ्रिक्शन यहां से पास हो रहा है उसका टॉर्क भी 0, mg sin थीटा का टॉर्क आएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, mg cos थीटा का टॉर्क आएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज।
सॉरी इसका आएगा क्लॉकवाइज, इसका आएगा एंटी क्लॉकवाइज। यहां से mg sin थीटा का टॉर्क आएगा mg sin थीटा इंटू ये दूरी बड़ा दैट कम्स आउट बी 15/2, mg cos थीटा का टॉर्क आएगा mg cos थीटा इंटू ये दूरी बड़ा दैट कम्स आउट बी 5, बड़ा वापस से आपका mg कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू 10/5 दैट इज 2/3। ऐसे भी सोच सकते हो, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं एक छोटा सा डायग्राम समझाकर, मतलब डायग्राम बताकर मेरे बच्चों को एक छोटी सी चीज और फील कराना चाहता हूं, और वो बड़ा फीलिंग ये है कि अगर आप एंगल थीटा बढ़ाओगे 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 तो जस्ट टॉपलिंग का केस वो होगा जिस टाइम पर ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ना इधर वाला mg इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उससे अगर तुमने थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दिया फिर mg का टॉर्क बड़ा फटाक से इसको ऐसे घुमा देगा। तो चलो दिखाता हूं, सुनना बेटा आराम से। ये हॉरिजॉन्टल, ये बड़ा आपका इंक्लाइंड प्लेन, हालांकि बड़ा आंसर आ चुका है, मैं तो ऐसे बड़ा बातें कर रहा हूं, मैं तो मेरे बच्चों को इस बातें और सिखा दूं इसलिए सवाल कर रहा हूं। सवाल तो डन है। ऐसे हो जाएगा बेटा, यहां से फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे, ठीक है ना। mg के दो कंपोनेंट mg sin थीटा ऐसे, mg cos थीटा ऐसे, नॉर्मल बेटा ऑफ कोर्स यहीं से पास होगा, ठीक। जस्ट इस केस के अंदर क्या होगा बेटा, जस्ट टॉपलिंग वाले केस में क्या होगा कि पूरे के पूरे इस बक्से का सेंटर ऑफ मास जो है ना वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जस्ट वर्टिकली ऊपर आ जाएगा ऐसे, और mg बेटा यहीं से पास हो जाएगा बस। अगर एंगल थीटा इससे छोटा हुआ बेटा फिर ये mg इधर होगा, तो ये जो mg होगा बेटा ये इधर की तरफ होगा, तो बेटा टॉपल नहीं करेगा। अगर आपने इससे थोड़ा सा भी अगर एंगल ज्यादा कर दिया बेटा फिर ये सेंटर मास इधर आ जाएगा, और सेंटर मास बेटा जैसे इधर आया खट से टॉपलिंग हो जाएगी, फिर फ्रिक्शन का टॉर्क भी ऐसे, mg का टॉर्क भी ऐसे धड़ाम से गिर जाएगा। तो ये सोचने का नजरिया एक और। यहां तो मेरे बच्चे ज्योमेट्री से सवाल निकाल लेंगे बेटा। ये वर्टिकल लाइन है, ये वाला एंगल थीटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये वाला एंगल थीटा, ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है तो बेटा ये वाला एंगल अपने आप 90 माइनस थीटा। यहाँ बेटा एक परपेंडिकुलर खींच दो ऐसे, ये अगर एंगल 90 माइनस थीटा बेटा दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। मेरे बच्चे ये हाइट कितनी है 15/2, मेरे बच्चे ये दूरी कितनी है तेरे पास 5। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस, बड़ा बेस है 15/2। चलो इसी बहाने मेरे बच्चे एक बात और सीख गए कि जस्ट टॉपलिंग वाले केस के अंदर सेंटर ऑफ मास जो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जस्ट ऊपर चला जाएगा। हालांकि मैंने बेटा यही सेम बात, यही सेम कैलकुलेशन पहले अलग तरीके से बताई कि बेटा देख जैसे तो एंगल थीटा बढ़ाएगा वैसे वैसे फ्रिक्शन टॉर्क बढ़ेगा, फ्रिक्शन टॉर्क बढ़ेगा तो नॉर्मल का टॉर्क बढ़ेगा, नॉर्मल का टॉर्क बढ़ने के नॉर्मल बेटा चलते 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 एच पे पहुंच जाएगा। तो एक तो डायग्राम वो है, एक डायग्राम बेटा आपके पास ये, दोनों ही अच्छे, दोनों ही अच्छे, गुड कॉन्सेप्ट बेटा, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी की सारी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। आगे चलते हैं बेटा, सवाल पढ़िए आराम से। सवाल बेटा काफ़ी अच्छा सा है और काफ़ी प्रैक्टिकल सी कंडीशन का सवाल है। ए बॉय इज पुशिंग ए रिंग ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर विद ए स्टिक एज शोन इन फिगर। बेटा कोई रिंग है उसको वो स्टिक से ऐसे पुश कर रहे हैं, है ना। बस गाँव में बच्चे खेलते हैं ना, जैसे टायर घूमता रहता है पीछे थोड़ा वैसे टायर से लगातार धक्का मारता रहता है, काफ़ी हद तक स्थिति कुछ ऐसी है। द स्टिक अप्लाइज a force of 2 Newton on the ring and roll it without slipping with an acceleration of 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो स्टिक है बड़ा वो 2 न्यूटन का फोर्स लगाती है और इस रिंग के सेंटर ऑफ मास के पास बड़ा सामने की तरफ एक्सेलरेशन आ जाता है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बिना किसी स्लिपिंग के। ऑफ कोर्स बड़ा ग्राउंड के साथ कोई स्लिपिंग नहीं है, रिंग के साथ रोड के साथ तो बड़ा ऑफ कोर्स ऐसे स्लिपिंग होगी, लेकिन ग्राउंड के साथ कोई स्लिपिंग नहीं है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द रिंग इज लार्ज एनफ, खूब बड़ा है, and enough rolling always occurs and the coefficient of friction between the stick and ring, stick और ring के बीच में coefficient of friction कितना है बड़ा उसे p/10 लिखना है। तो यार देखो सवाल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी। मैं पहले बड़ा वो वाला सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो जेई ने दिया, जो आईआईटी वालों ने दिया, और जो एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए वही बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन बड़ा एम ही है कि मैं सारी बातें आपको सिखा सकूँ। ये बड़ा आपके पास रिंग है, इस रिंग का जो रेडियस है बड़ा मेरे पास वो 0.5 मीटर है, इसका जो मास है बड़ा आपके पास वो 2 kg।
इस रिंग को बेटा आपने कोई ना कोई फोर्स दिया, तो जो जेई एडवांस ने बेटा जो आईआईटी ने जो सॉल्यूशन दिया, उन्होंने ये कहा कि जो स्टिक है, ये जो स्टिक है ये इस पर कोई ना कोई फोर्स लगा रही है, तो दे मेंट इट लाइक दैट कि ये नॉर्मल फोर्स लगा रही है इधर की तरफ और वो 2 न्यूटन है। वो ये कहना चाहते थे कि जो फोर्स आपने एक्सटर्नल लगाया है वो आपके पास 2 न्यूटन फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स लगाया ना रिंग ने वो 2 न्यूटन है। अभी मेरी बात सुनना बेटा अच्छे से। उसके कारण बेटा सेंटर ऑफ मास के पास सामने की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आ गया, और वो जो एक्सेलरेशन है वो 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिक्स्ड सरफेस पर प्योर रोलिंग है तो बेटा ऐसे कुछ ना कुछ अल्फा आ जाएगा, दैट अल्फा इज बेटा a/r, तो 0.3 अपॉन 0.5, आई थिंक बेटा अल्फा कम्स आउट टू बी 0.6, ऐसे बेटा कोई अल्फा आ गया होगा। जो स्टिक है वहां से अगर देखूं तो बेटा ये जो रिंग है ये यू रोल कर रही है, ये वाला पॉइंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे नीचे की तरफ। यहां बेटा कोई ना कोई काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, एंड दैट काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी ऑफ कोर्स म्यू इनटू बेटा यहां पर नॉर्मल। ये नॉर्मल फोर्स मुझे सवाल के अंदर 2 न्यूटन दे ही रखा था। साथ ही साथ बेटा ऑफ कोर्स ग्राउंड जो है वहां से भी कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ग्राउंड से नॉर्मल भी लग रहा होगा, और बेटा ग्राउंड से कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। लेकिन ग्राउंड से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पक्की बात है कि स्टैटिक है, क्योंकि ग्राउंड से बेटा साफ साफ बोल रखा है कि कोई स्लिपिंग वगैरह नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तुम आगे मानो बेटा पीछे मानो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, तो मैंने पीछे की तरफ मान लिया बेटा लेट से एफएस। मुझे इस एफ के में इंटरेस्ट है क्योंकि ये सवाल के अंदर मुझसे म्यू पूछ रखा है, इस एफएस वगैरह मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं वैसे, ठीक, मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं। अगर इस एफएस में इंटरेस्ट नहीं है ना बेटा, तो इसका मतलब मामला बिल्कुल सेट सा है, कोई खास ऐसी दिक्कत है नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पर अगर मैं न्यूटन से 2 मोशन लगाऊं तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि 2 आगे 2 न्यूटन आगे एफएस पीछे, 2 माइनस एफएस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बड़ा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0.3। यहां से बड़ा इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मेरे पास वैल्यू आ गई है 1.4 न्यूटन। काश किसी ने पूछा होता बट नहीं पूछा। अगले इक्वेशन बेटा टॉर्क की अगर मैं इक्वेशन देखूं तो सेंटर ऑफ मास देखते बेटा, सेंटर ऑफ मास से अगर टॉर्क की इक्वेशन अगर देखूं तो बेटा mg का टॉर्क 0, अरे mg मैंने दिखाया नहीं बेटा, mg का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, दोनों बेटा वहीं से पास हो रहे हैं। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है 2 न्यूटन बेटा वो भी यहीं से पास हो रहा है। फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे और बेटा इस फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे, इस फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा ऐसे बेटा एफएस दैट इज 1.4 इंटू रेडियस बेटा 0.5 माइनस बेटा ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है दैट इज एफ के इंटू बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 0.5, इट शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई कितना होगा बेटा, मुझे साफ साफ ये बोल रखा है कि रिंग है बेटा, रिंग है तो इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr स्क्वायर। m है बेटा 2 r स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा इज बेटा ऑफ कोर्स 0.6। बेटा मेरे पास जो 0.5 है ये तो दोनों तरफ से निपट ही गया, मेरे पास आ गया 1.4 माइनस एफ के इज इक्वल्स टू 0.6 बेटा 2 इंटू सॉरी 0.6 नहीं बेटा क्या, हाँ बेटा 0.6। सॉल्व करते ही बेटा एफ के सॉल्व करते ही बेटा एफ के कम्स आउट टू बी 1.54 माइनस 0.6 बेटा दैट कम्स आउट टू बी 0.8 ऑफ कोर्स बेटा न्यूटन। मुझे वाला काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं पूछा बेटा, मुझसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा। मुझे पता है कि दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ कोर्स बेटा यहां पर म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स, बेटा नॉर्मल फोर्स मेरे पास पहले से ही 2 न्यूटन दे रखा है। तो सॉल्व करते बेटा म्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई है 0.8 अपॉन 2 बेटा दैट कम्स आउट विद 0.4। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा मुझे सवाल के अंदर से बोल रखा है कि p/10 लिख दो बेटा, इंटीजर में आंसर निकालना है उसको, तो उसने कहा p/10 लिख दो और p की वैल्यू पूछी बेटा दैट कम्स आउट टू बी 4। तो बेटा p मेरे पास कितना आ गया 4। सारा सवाल बेटा समझ में आ गया, बढ़िया था, इजी था, कोई खास बड़ी बात नहीं थी। बट कोई भी अगर अच्छा बच्चा होता, खास तौर से जो बच्चा लैंग्वेज अगर अच्छे से पढ़ता है, वो बोलेगा कि सर आपने गलत किया सवाल। वो बोलेगा कि सर सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है ए बॉय इज पुशिंग ए रिंग ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.5 न्यूटन विद अ स्टिक एज शोन इन फिगर, द स्टिक अप्लाइज द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन द रिंग। कि जो स्टिक है ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, ये बोल रखा है, उसने ये नहीं कर रखा कि 2 न्यूटन सामने की तरफ फोर्स है। और इस स्टिक ने तो 2 फोर्स लगाए हैं, स्टिक जो होगा वो रिंग को ऐसे सामने की तरफ पुश भी करेगा
ठीक है। साथ ही साथ ये रिंग जब ऐसे घूमेगी तो उस पर फ्रिक्शन भी ऐसे रहेगा, तो सर ऑब्वियस बात है कि इसका और इसका जो रिजल्टेंट है ना वो 2 न्यूटन होना चाहिए, ना कि ये फोर्स 2 न्यूटन होना चाहिए। और आपने सर ये वाला फोर्स ही 2 न्यूटन मान के सारा सवाल सॉल्व कर दिया। बेटा मैंने नहीं किया, ठीक है, वो जेई एडवांस वालों ने इंटीजर में, जेई एडवांस में जैसे बंदे ने सवाल बनाया उससे वाली बात मिस हो गई। वो ये कहना चाह रहा था कि रिंग ने सामने की तरफ नॉर्मल फोर्स जो लगाया ना वो 2 न्यूटन है, नेट फोर्स 2 न्यूटन नहीं है। लेकिन भाषा लिखते वक्त उनसे गलती हो गई, और गलती हो गई उन्होंने कह दिया कि रिंग ने जो फोर्स लगाया वो 2 न्यूटन है। और रिंग ने तो बड़ा ऑब्वियस बात है, सॉरी रिंग ने नहीं, जो रॉड ने जो फोर्स लगाया वो ऑब्वियस बात है, रॉड बड़ा उस रिंग को सामने की तरफ पुश भी करेगी, और साथ ही साथ बड़ा जब वो रिंग ऐसे ऐसे घूमेगी नीचे की तरफ जाएगी तो बड़ा ऑफ कोर्स उस पर नीचे की तरफ कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगेगा। उन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो 2 न्यूटन होना चाहिए, परफेक्ट लेकर देखें तो ऐसे में ऑफ कोर्स कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, और जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो इंटीजर नहीं आएगा। बट मैं वो वाला सवाल भी बेटा आपको करके दिखाता हूं। तो सर इसको बोनस किया है नहीं किया? बेटा नहीं किया। सर क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी बच्चे ने अगर ऐसे सॉल्व किया भी ना तो उसका आंसर भी बेटा 4 के आसपास ही आया, हालांकि इतना नजदीक तो नहीं आया बट 4 के आसपास ही आया। सुनना बेटा, नाउ रिंग जो है उसके पास बड़ा सामने की तरफ एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के पास 0.3, अल्फा बेटा 0.6, नीचे की तरफ बेटा mg है ही, जमीन का नॉर्मल बेटा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे, ठीक है। जो फोर्स लगाया बेटा रिंग ने उसके 2 कंपोनेंट हैं, एक नॉर्मल डायरेक्शन में और एक बेटा ऐसे, मैं दोनों लिख रहा हूं। जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया मैं उसको एक बार के लिए F लिख दूं, और इस वाले बेटा फोर्स को मैं ऑफ कोर्स म्यू इनटू F लिख दूं। कोई दिक्कत नहीं बेटा। रिंग बेटा ऐसे मूव करेगी, रॉड है ऐसे, रिंग बेटा यूं मूव करेगी, रिंग जाएगी ऐसे ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन लग जाएगा नीचे की तरफ। सबसे पहली बात जो मुझे सवाल में दे रखी है कि रॉड ने इस रिंग पर जो नेट फोर्स लगाया है वो है रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज F इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू मेरे पास 2 न्यूटन है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। बाकी सारी इक्वेशन बेटा वैसी की वैसी है, ठीक, बाकी सारी कहानी बेटा बिल्कुल वैसे की वैसी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बेटा आप भली भांति जानते हो, F माइनस Fs is equals to mass into acceleration of center of mass. Acceleration of center of mass is 0.3. परफेक्ट बेटा। फिर उन्होंने कहा टॉर्क की इक्वेशन, बेटा टॉर्क की यहां से इक्वेशन लिखना, mg का टॉर्क 0, n डैश का टॉर्क 0, f का टॉर्क 0, fs का टॉर्क आएगा ऐसे और म्यू इंटू f का टॉर्क आएगा ऐसे। fs का आएगा fs इंटू बेटा यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 माइनस म्यू इंटू एफ का टॉर्क, म्यू इंटू एफ इंटू बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5, इट शुड बी इक्वल टू आई आएगा mr स्क्वायर, बेटा वहां से 2r स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा बेटा मेरे पास 0.6, ये बेटा 0.5 0.5 0.5 कैंसिल, fs माइनस म्यू इंटू एफ इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट 0.6। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3 बड़ा, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन में ऐड करूं तो बड़ा fs तो गायब हो गया और मेरे पास आ जाएगा f माइनस म्यू इंटू एफ इज इक्वल थोड़ा दोनों को ऐड करना 0.6 और 0.6 बड़ा दैट कम्स आउट बी 1.2। ये वाली इक्वेशन और बड़ा ये वाली इक्वेशन, 2 इक्वेशन बेटा 2 वेरिएबल, सॉल्व कर लो। f को उड़ाओ कि बेटा म्यू आ जाएगा बेटा, करना सॉल्व। मेरे ख्याल से बेटा दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस म्यू, बड़ा डिवाइड करोगे तो f तो गायब हो जाएगा, दैट इज 2 अपॉन 1.2। मेरे पास आ जाएगा बेटा क्या 1 प्लस म्यू स्क्वायर, नीचे बेटा क्या आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू बड़ा उधर का स्क्वायर करना तो 4 अपॉन 1.44। बेटा कर लेना, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक बेटा जैसे आप सॉल्व करोगे, मेरे ख्याल से बेटा मैंने पूरा सॉल्व किया नहीं है, शायद बेटा म्यू की वैल्यू लगभग बेटा 0.36 के आसपास ऐसे आ जाएगी। इसको मेरे बच्चे ऑफ कोर्स बेटा कहेंगे कि सर सवाल में से p/10 लिख रखा है, बेटा बिल्कुल लिख रखा है, तो p की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी 3.6। सवाल में बोल रखा था कि आंसर जो वो इंटीजर में दे, तो बेटा नियरेस्ट इंटीजर वापस से कौन सा आएगा 4 ही आएगा।
ठीक है। तो इस कारण से बड़ा जेई वालों ने, आईआईटी वालों ने इसको बोनस नहीं किया था। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि सर प्रॉपर आंसर क्या है, प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, ऑफ कोर्स बड़ा ये सॉल्यूशन है। उनसे गलती सवाल बनाने में नहीं हुई, उनसे गलती हुई सवाल की लैंग्वेज बनाने में। सवाल बढ़िया बनाया, बस उनको यही बोलना चाहिए था कि रिंग जो है वो इस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन जो फोर्स लगा रही है वो 2 न्यूटन है, तो ऑफ कोर्स आपका पहला वाला जो सॉल्यूशन था वो सही हो जाएगा। अदरवाइज बड़ा अगर ये कहते हैं कि रिंग ने जो फोर्स लगाया, तो बड़ा रिंग ने तो सॉरी जो रॉड थी उसने रिंग पर बड़ा नॉर्मल भी लगाया और फ्रिक्शन भी लगाया, तो उस केस में ऑफ कोर्स आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। दोनों बातें समझ में आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा बिल्कुल आसान सा सवाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर एकदम फॉर्मूला बेस्ड काइंड ऑफ सवाल। ये शायद मैं ना कराऊँ तब भी चलेगा, चल कर आया थोड़ा। 4 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ ईच ऑफ डायमीटर, बड़ा डायमीटर दे रखा है, मास दे रखे हैं। डायमीटर ध्यान रखना बेटा कि सेंटीमीटर में, ठीक है। मास तो चलो SI यूनिट kg में ही है। आर प्लेस्ड विद द सेंटर ऑफ द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, बड़ा स्क्वायर की साइड भी सेंटीमीटर ही है। ये बड़ा स्क्वायर, उसकी साइड बड़ा 4 सेंटीमीटर और 4 सॉलिड स्फीयर रखे हुए बेटा। कहाँ रखे हुए? एट द कॉर्नर्स, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर यहाँ रखा हुआ है, एक सॉलिड स्फीयर यहाँ रखा हुआ है, एक सॉलिड स्फीयर बेटा यहाँ रखा हुआ है, एक सॉलिड स्फीयर बेटा यहाँ रखा हुआ है और एक सॉलिड स्फीयर यहाँ रखा हुआ है। इसका रेडियस बेटा √5/2, बेटा रेडियस सबका ही √5/2 बेटा ऑफ कोर्स सेंटीमीटर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का जो डायगोनल है बेटा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। यस यस, ठीक है, निकालते हैं। ईच ऑफ डायमीटर दिस बड़ा मास जो वो ईच का है, प्रत्येक का है। सबसे पहले इस डायगोनल के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका बड़ा एक काम करता हूँ मैं, है ना, इसका जो रेडियस है बेटा वो r लिख लेता हूँ और जो लेंथ है मैं इसको एक बार के लिए l लिख लेता हूँ। इस स्फीयर के सेंटर से गुजर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब बच्चों को बड़ा पता ही है, 2/5 mr²। ये स्फीयर के भी सेंटर से गुजर रही है, तो इसका भी 2/5 mr²। तो ये दोनों तो हो गए। इसका और इसका और निकालते हैं। इस एक्सिस के अबाउट अगर इस स्फीयर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बड़ा पहले एक ऐसी एक्सिस बनाओ जो इस एक्सिस के पैरेलल हो। इन दोनों के बीच की बड़ा ये जो दूरी होगी, ये तो बड़ा भली बात ही जानते हो, बड़ा दिस कम्स आउट टू बी l/√2। ये l, तो ये डायगोनल बड़ा √2l, ये इसका हाफ, तो l/√2। यहाँ के अबाउट बड़ा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। पैरेलल एक्सिस अगर थ्योरम लगाओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 mr² प्लस m इंटू l/√2 का स्क्वायर, और बाय सिमेट्री बेटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बेटा वही इसका, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। बेटा 2/5 mr² तो 4 टाइम्स हो गया, तो 8/5 टाइम्स mr² प्लस बेटा m l²। ये बड़ा l²/2, 2 से 2 कैंसिल, 8/5 बड़ा आंसर देखना kg मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो बड़ा सब कुछ SI यूनिट में ही लिखना है। तो 8/5 मास कितना बेटा, मास कितना है 0.5 इंटू रेडियस का स्क्वायर, बड़ा रेडियस है √5/2, √5/2 सेंटीमीटर है, तो बेटा ऑफ कोर्स मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻² का स्क्वायर प्लस m, बड़ा मास कितना, मास है 0.5 इंटू l², l बड़ा कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। वैसे बेटा सवाल में 10⁻⁻4 तो ऐसे अलग ही दिखा रखा है, तो ये 10⁻⁻4 तो मैं अलग ही निकाल लेता हूँ। मेरे पास बेटा कितना आ गया 8 इंटू बेटा 0.1, बेटा ये आ गया कितना 5/4 प्लस बेटा 0.5 इंटू 16, 10⁻⁻4 तो मैंने ऐसे अलग से लिख दिया। बेटा 4 से ये गया कैंसिल, बेटा 2, बेटा कितना गया 5 दूनी 10, 10 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस बेटा ये कितना हो गया 16×5 8, 8 इंटू 10⁻⁻4। सो आंसर कम्स आउट 9 इंटू 10⁻⁻4। SI यूनिट विल बी kg इंटू मीटर स्क्वायर।
बेटा मुझे n इंटू 10⁻⁻⁴ लिखना था, तो n की वैल्यू पूछिए, तो बेटा n की वैल्यू कम्स आउट टू बी 9, ये आंसर 9। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट बड़ा बहुत ही बढ़िया सवाल, मतलब कॉन्सेप्चुअली अच्छा सवाल है, सुनिएगा। ए थिन रॉड pivoted at point O is rotating in the horizontal plane with constant angular velocity ओमेगा। बड़ा रॉड है, इस एक्सिस के बाद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे लगातार घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। एज शोन इन द फिगर, एट t equal to 0 a small insect starts from point O, moves with constant speed v with respect to the rod toward the end। इसके ऊपर कोई चीटी चलना स्टार्ट होती है ओ पॉइंट से, वो लगातार यूं जा रही है रॉड के रेस्पेक्ट में, और रॉड बड़ा ऑफ कोर्स यूं मूव कर रही है, और चीटी रॉड के रेस्पेक्ट में लगातार कांस्टेंट स्पीड v से भाग रही है। तो ऑफ कोर्स बड़ा चीटी जो है ना वो लगातार सेंटर से दूर भी जा रही है, और यूं लगातार स्पाइरल काइंड ऑफ उसका पाथ रहने वाला है। ऑल्दो इट्स नॉट, मतलब इट डजंट मैटर दैट मच ना। इट रीचेज द एंड ऑफ द रॉड एट t इज इक्वल्स टू कैपिटल T एंड स्टॉप्स। बड़ा कैपिटल T टाइम पर रॉड जो है वो दूसरे कॉर्नर पर पहुंच जाएगी, फिर रुक जाएगी। द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम रिमेन्स ओमेगा थ्रू आउट। बेटा पूरे रास्ते रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही रहेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सिस्टम अबाउट ओ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस पूरे के पूरे सिस्टम पर द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सिस्टम, इस रॉड पर बेटा कितना टॉर्क हमें लगाना पड़ रहा है, कितना बेटा हमें एक्सटर्नल टॉर्क की आवश्यकता पड़ रही है, हमसे पूछा है। और टॉर्क का बड़ा टाइम के साथ ग्राफ भी पूछ रखा है। तो कोई बच्चा तो ये बोलेगा कि सर ना ओमेगा कांस्टेंट है, तो सर ओमेगा कांस्टेंट है तो सर टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू सर व्हाट इज आई इनटू अल्फा। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा जो है ये अक्सर काम कर जाता है, बट ठीक है हमारा बड़े आराम से काम चल जाता है, मगर टॉर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये नहीं है। टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन बेटा हमारे पास है कि टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेटा व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब अक्सर क्या होता है कि बेटा एंगुलर मोमेंटम को बिल्कुल सिंपलिस्टिक वे में अगर कहूं तो इट इज बेसिकली बेटा आई इंटू ओमेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी प्लस बेटा ओमेगा इंटू डी आई बाई डी टी। अब अक्सर क्या होता है कि जो आपका आई होता है सिस्टम का वो तो फिक्स होता है, आई अगर फिक्स होता तो ये वाली टर्म आपके पास 0 आ जाती है, और टॉर्क हमारे पास आता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, हमेशा सही होता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। लेकिन आज अगर ध्यान से देखो तो हमारा ये जो सिस्टम है रिजिड नहीं है। इसके अंदर जो एंट है, अगर मैं इस रॉड को और एंट को अगर सिस्टम मानूं तो इस सिस्टम में लगातार एंट जो है वो एक्सिस से दूर जा रही है, और अगर वो एक्सिस से अगर लगातार दूर जा रही है तो आई लगातार चेंज हो रहा है, और अगर आई लगातार चेंज हो रहा है तो ऑफकोर्स बेटा डी आई बाई डी टी की वैल्यू 0 नहीं है, और डी आई बाई उसकी वैल्यू अगर 0 नहीं है तो ऑफकोर्स बेटा मैं टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा डायरेक्ट नहीं लगा सकता, लेकिन टॉर्क इज इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी जो है वो हमेशा वैलिड आपका रहेगा ही रहेगा। तो चलिए बेटा करते हैं, जो बेटा हमारे पास एंट है वो लगातार बेटा सामने की तरफ जाए जा रही है, बड़ा सारा सिस्टम ओमेगा से लगातार घुमा रहे हैं बेटा, 20 स्पीड से लगातार सामने की तरफ जाए जा रही है। तो कहानी क्या है बेटा, आपके पास ये रही एक्सिस, ये रही बेटा मेरे पास रॉड, रॉड पर बेटा लेट से कि आपके पास m मास की चींटी है, वो रॉड के रेस्पेक्ट में सामने की तरफ v वेलोसिटी से जा रही है। एक्सिस से बेटा उसकी जो दूरी होगी वो बेटा आपके पास vt होगी, यहां से बेटा आप पूरे सिस्टम को ऐसे ओमेगा से घुमा रहे हो। किसी भी टाइम पर अगर कोई मुझसे पूछे कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो बहुत ही ऐसे सिंपलिस्टिक शब्दों में कहूं तो बड़ा सिस्टम होगा आई इंटू ओमेगा। आई कितना, रॉड का अगर देखूं तो रॉड का मास बेटा अगर मैं कैपिटल M लूं तो कैपिटल ml²/3 प्लस ये जो चीटी है इसका होगा m इंटू इसकी सेंटर से दूरी का स्क्वायर, बेटा सेंटर से दूरी का स्क्वायर इज ऑफ कोर्स v²t²। क्या ये आपका L कांस्टेंट है? आप लोग ना सर बिल्कुल कांस्टेंट नहीं, तो L तो लगातार बढ़ रहा है, और L अगर लगातार बढ़ रहा है तो टॉर्क तो आना ही चाहिए, टॉर्क शुड बी इक्वल टू dl/dt। इसका डिफरेंशिएशन तो 0, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा m, ठीक है बेटा, v² ठीक है, t² का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा 2t इंटू ओमेगा। सो टॉर्क की बेटा वैल्यू मेरे पास आएगी 2 टाइम्स m v² इंटू ओमेगा इंटू टी। तो टॉर्क जो है वो लगातार बेटा टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, और कैसे बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। अगर मैं 4 ग्राफ की अगर बात करूं तो इसमें टॉर्क लीनियरली बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इन दोनों में नहीं बढ़ रहा। ये दोनों तो बेटा ऑफ कोर्स क्या हो गया आपके गलत है।
लेकिन बाद में उसने बोल रखा कि चींटी गई गई और यहां जाकर रुक गई। अगर यहां जाकर रुक गई तो ऑब्वियस बात है बेटा, अब उसकी डिस्टेंस एक्सेस से फिक्स हो गई, तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स हो गया। अब इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम नहीं बढ़ रहा, और एंगुलर मोमेंटम नहीं बढ़ रहा तो ऑब्वियस बात है बेटा, अब आपका जो डीएल है वो जीरो, डीएल बाई dt जीरो, तो अब टॉर्क क्या हो गया, जीरो। तो जैसे एक बार एंट यहां पहुंच गए, फिर आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, फिर बेटा टॉर्क की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि बेटा टॉर्क पहले जो होगा वो ऐसे टाइम के साथ लीनियरली बढ़ेगा। बल्कि हम तो ये भी लिखने के लिए तैयार हैं कि अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि ये वाला स्लोप कितना होगा, तो मैं बड़ी आराम से कैलकुलेशन से ऐसा कह सकता हूं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू टी, बट दैट समथिंग कम्स आउट टू व्हाट, 2mv स्क्वायर इनटू ओमेगा। और उसके बाद बेटा आपका जो टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा। इसमें क्या देखा है, टॉर्क बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, नॉन जीरो कांस्टेंट। बेटा यहां पर कांस्टेंट क्या है, जीरो। तो ऑफ कोर्स कौन सा ऑप्शन बेटर है, बी ऑप्शन बेटा आपका बिल्कुल बेटर है। समझ गए बेटा। तो यहां से हम क्या सीखे कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा अधूरा है, कंप्लीट क्या है, टॉर्क इज इक्वल्स टू डीएल बाई dt। जिस तरह से फोर्स इक्वल्स टू एम ए अधूरा है, लेकिन एफ इज इक्वल्स टू डीपी बाई dt हमेशा पूरा रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज, हालांकि इस पूरी की पूरी बात थोड़ा हम कोरियोलिस फोर्स वगैरह से भी समझा सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए बेटा जानबूझ के मैं वैसा कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहा। ठीक है, अगेन बेटा आसान सवाल, जैसे बेटा हम सवाल क्लास में करते हैं, काफ़ी हद तक बेटा वैसा सा ही सवाल है, कुछ ऐसा नया काम इसमें है नहीं। हाँ थोड़ी मजदूरी ज़रूर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जेई एडवांस के हिसाब से अगर देखें तो ये सवाल थोड़ा सा आरबीडी के आसान वाले सवालों में आता है, तो ये वाला करना बनता है। ए लेमिना मेड बाय रिमूविंग ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस 2r, सॉरी डायमीटर 2r फ्रॉम ए बिगर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रेडियस 2r। बेटा एक बड़ी डिस्क थी जिसकी रेडियस 2r था, उसमें से आधी डिस्क बेटा कट कर दी, मतलब ऐसे एक डिस्क कट कर दी जिसका रेडियस r है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमिना अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू o एंड p। बेटा o एक्सेस ये वाली है और बेटा p एक्सेस ये वाली है, और आई ओ एंड आई पी बेटा ठीक है, दोनों एक्सेस इस लेमिना के इस बेटा प्लेन के परपेंडिकुलर है। मुझे आई पी और आई ओ का रेशियो पूछा, बेटा बहुत ही आसान है तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये है कि सवाल में ऐसा है कि मेरे पास ये बेटा कोई इस तरह का जुगाड़, ये बेटा मेरे पास कोई ना कोई डिस्क है जिसमें बेटा ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास ये O है, बेटा मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है बेटा मेरे पास ये P है। ठीक है, और ये खाली जगह है। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है यहाँ के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है यहाँ के अबाउट। तो बेटा वही वाला तरीका जो हम कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज करते हैं, ग्रेविटेशन में भी यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास में भी यूज करते हैं, और इवन आरबीडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में भी यूज करते हैं कैविटी वाले केस पे। यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, यहाँ कैविटी है, कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ जो था वो हमने बेटा निकाल के फेंक दिया, ये खाली जगह कैविटी है। यहाँ का बेटा मास पर यूनिट एरिया 0 है, इस 0 को हम एक बार के लिए सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा लिख सकते हैं। इस सिग्मा को छुपा लो तो बेटा यहां पर भी आपका सिग्मा बन गया। सिग्मा बनते ही बेटा पूरी डिस्क बन गई बड़ी, पूरी बड़ी डिस्क बन गई ऐसे ऐसे, और ये बेटा आपके पास O, ये बेटा आपके पास P प्लस। अब उल्टा करो, यहां पर तुम एक बार सिग्मा कंसीडर कर चुके, अब माइनस सिग्मा कंसीडर करो। माइनस सिग्मा अगर कंसीडर करूंगा तो एक डिस्क और आ जाएगी ऐसे, लेकिन ये जो डिस्क आएगी इसका रेडियस बेटा सिर्फ और सिर्फ r होगा। इसका रेडियस बेटा कितना है 2r। इसका मास पर यूनिट एरिया सिग्मा नहीं बेटा माइनस सिग्मा है। जो P पॉइंट है, सॉरी बेटा जो O पॉइंट है वो यहां कहीं है, ये बेटा O है, बेटा P पॉइंट यहां कहीं है। ठीक है, मुझे अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम कह सकते हैं कि इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट। अब देखते हैं बेटा O के अबाउट निकालते हैं। O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? O के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस ऑब्जेक्ट का, दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस। पहले इसका निकालते हैं। इसमें बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? सेंट्रिफ्यूगल इनवर्स mr²/2 m सिग्मा इंटू एरिया। एरिया होगा पाई
4r², क्योंकि बेटा रेडियस r नहीं है, 2r है। m r², r नहीं बेटा, रेडियस 2r है, m r²/2 प्लस, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां के अबाउट, बेटा यहां के अबाउट, याद करो बेटा, यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/2 mr², तो 3/2 mr²। मास कितना है इसका? इसका मास है माइनस सिग्मा इंटू एरिया, एरिया बेटा πr²। देखना बेटा, बेटा 4 चौक 16, 16 बड़े 2 8, 8 इंटू सिग्मा इंटू पाई इंटू r⁴ माइनस 3/2 इंटू सिग्मा इंटू पाई इंटू r⁴, बड़ा 8 दूनी 16 माइनस 3 13, दैट इज 13 इंटू सिग्मा इंटू पाई r⁴/2। परफेक्ट, परफेक्ट, ये हमने निकाल दिया ओ के अबाउट। अब हम निकालते हैं पी के अबाउट, निकाल देना पी के अबाउट। मुझे निकालना है पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पी के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है तो इसका प्लस इसका, पहले इसका निकालते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां के अबाउट, बेटा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr², 3/2 mr²। मास कितना है इसका? मास है सिग्मा इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, बेटा रेडियस r नहीं है 2r है, 3/2 mr², रेडियस बेटा इसका r नहीं है, कितना है 2r, प्लस मुझे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस डिस्क का यहां के अबाउट। कैसे निकालो? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ऐसे निकालो, पहले यहां के अबाउट निकालो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फिर यहां से यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना। बेटा ध्यान देना, ये डिस्टेंस आपके पास r है, बेटा ये डिस्टेंस आपके पास 2r है, तो बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा ये डिस्टेंस आपके पास बेटा कितनी आएगी? √5r। करते बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा यहां के अबाउट, पहले बेटा कितना यहां के अबाउट mr²/2 mr²/2। मास है कितना बेटा इसका? इसका मास है माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू r², mr²/2 प्लस मास माइनस सिग्मा इंटू पाई r², मास इंटू दूरी का स्क्वायर, बेटा दैट कम्स आउट टू बी 5r²। बेटा देखना क्या क्या बन गया, ये तो बेटा मेरे पास 3 दूनी 6, 6 इंटू सिग्मा इंटू, सो बेटा 6 नहीं उधर भी था, बेटा ये कितना हो गया 4 बेटा 2 6, 6 और बेटा 4, 6 और 4 24, 24 इंटू सिग्मा इंटू पाई इंटू r⁴ माइनस बेटा ये कितना है 2 तो बेटा नीचे आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बेटा कितना आ गया -10 बेटा 10 11 इंटू सिग्मा इंटू पाई इंटू r⁴। हो बेटा परफेक्ट, बेटा कितना हो गया 48 माइनस 11, बेटा 48 माइनस 11 बेटा कितना हो गया 37, दैट इज 37 इंटू सिग्मा इंटू पाई r⁴/2। बेटा आई पी भी मुझे पता है, आई ए भी मुझे पता है, दोनों का रेशियो पूछा है, आई पी अपॉन आई ए करो कि बेटा वहाँ पर 37/2, बेटा वहाँ पर 13/2, बेटा ठीक है ना, ध्यान से देख लो, बेटा यहाँ पर 13/2 आया, बेटा यहाँ पर 37/2 आया, तो अगर रेशियो पूछोगे तो आई पी अपॉन आई ओ पूछोगे तो 37/13। बेटा इसमें नियरेस्ट इंटीजर पूछा नियरेस्ट इंटीजर बेटा रफली कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, वैसे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन वो 2 पॉइंट समथिंग में ज़्यादा किसके नज़दीक है 3 के नज़दीक है, नियरेस्ट पूछा करो ना इसलिए, तो नियरेस्ट इंटीजर कम्स आउट टू बी 3। बिल्कुल एकदम मजदूरी वाला सवाल, कोई बेटा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं, इस तरह के सवाल बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए, सेंटर ऑफ मास निकालने में कई बार यूज़ किया बेटा, जिसमें हमने प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, प्लस रो माइनस रो यूज़ किया, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम आपके पास ये था, ठीक है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज बिल्कुल आसान सवाल, बेटा सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, सवाल पढ़ते बन जाएगा। हाँ बेटा सवाल पढ़ने में हो सकता है कि ज़्यादा समय लगे और सवाल करने में समय कम लगेगा, तो यार ना मैं इसमें हमेशा ही कहूँगा कि जब भी इस तरह का कोई कॉम्प्रिहेंशन है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, उसमें खूब सारी चीज़ें अगर लिखी हो
तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले सवाल ज़रूर पढ़ लें। फिर क्या होता है कि सवाल पढ़ने के बाद बच्चों को एग्जैक्टली पता होता है कि व्हाट आई हैव टू सर्च फॉर, मतलब मुझे किस इन्फॉर्मेशन में मेरे को इंटरेस्ट है, क्योंकि कई बार कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं और बहुत सारी अननेसेसरी बातें भी होती हैं। तो यू विल एग्जैक्टली नो कि यार मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए और वो क्या क्या उसके अंदर दे रखा है। ऑल्दो इस सवाल के अंदर तो बेटा जो सवाल पूछ रखे हैं ना वो इतने आसान पूछ रखे हैं, कॉम्प्रिहेंशन की आवश्यकता ही नहीं है। जब रिजिड बॉडी के अंदर सबसे पहले दिन मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई थी उसी से ही ये वाला सवाल बन जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन को बच्चा अगर ना भी पढ़े तो उससे भी ये वाला सवाल बन जाएगा। बट अगेन कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की आदत अच्छी होती है, पढ़ना चाहिए, बट सवाल पढ़ने के बाद अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो यू विल एग्जैक्टली नो कि व्हाट टू लुक आफ्टर एंड व्हाट टू इग्नोर, है ना। चलिए मैं तो शुरू से पढ़ता हूँ ना। The general motion of rigid body can be considered to be combination of motion of center of mass about an axis and second is motion about an instantaneous axis passing through center of mass. It makes sense. कोई बॉडी बेटा अगर मान लो कि अगर मोशन कर रही है तो हम उसमें ऐसे कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन कैसा है, दोनों को अगर हम सुपर इम्पोज कर देंगे तो उस बॉडी का जो एंटायर मोशन हमारे पास आ जाएगा। These axes need to be stationary, बड़ा जिस एक्सेस की बात हम बात कर रहे हैं वो एक्सेस हमारे पास स्टेशनरी होनी आवश्यक है। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल ए थिन यूनिफॉर्म वेल्डेड, बड़ा वेल्डेड मतलब रिजिड, हॉरिजॉन्टली एट इट्स रिम जो मासलेस स्टिक, बड़ा ये रिम है, ये स्टिक लगी हुई है, बड़ा इसको हमने वेल्ड कर रखा है, बड़ा वेल्डिंग कर रखी है। वेयर डिस्क स्टिक सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट एन ओरिजिन ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बड़ा ये आपके पास डिस्क टाइप है, ये डिस्क बड़ा हमने क्या किया कि उस रोड के साथ ऐसे वेल्डिंग कर दी, तो बड़ा ये डिस्क ऐसे पड़ी है और उसको लगातार कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, इट मेक सेंस। द मोशन एट एनी इंस्टेंट कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। ये जो डिस्क है, ये जो एक्सिस है बड़ा जेड एक्सिस, यहाँ से कुछ दूरी पर बड़ा आपकी जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो उसका एक तरह से रोटेशन मोशन वो, प्लस रोटेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, प्लस ये जो बड़ा एक्सिस जो सेंटर से गुजर रही है उसके अबाउट जो डिस्क का रोटेशनल मोशन है वो। कितना क्लियरली उसने बोल रखा है कि देखो भाई ये मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड के आगे हमने एक डिस्क ऐसे बांध रखी है और इस पूरे सिस्टम को हम कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे घुमा रहे हैं। बड़ा बात समझ आ गई? अरे मैं दूर, ये डिस्क है बड़ा ऐसे, मैं इस पूरे सिस्टम को ओमेगा से यूं घुमा रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा कि इस पूरे के पूरे मोशन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला ये कि पूरी डिस्क को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ उसके सेंटर ऑफ मास को देखो और उसके सेंटर ऑफ मास के इस मोशन को देख लो, पहला तो ये। प्लस दूसरा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक ऐसी एक्सिस ले लो जो इस ओरिजिनल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, और उस एक्सिस के बाद पूरी डिस्क को ऐसे घूमता मान लो। तो अगर आपने इन दोनों मोशन को अगर सुपर इम्पोज किया तो आपका रिजल्टेंट मोशन आ जाएगा। ये अभी तक सवाल में बोला उसने, हम कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। रोटेशन ऑफ द डिस्क अबाउट एन इंस्टेंटेनियस एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, बड़ा सेंटर ऑफ मास से गुजरते हुए एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमते हुए, ठीक है। एज शेन ओरिएंटेशन फ्रॉम P to Q, बड़ा मोशन कम्स Q, ठीक है ना। शुरुआत में बड़ा आपकी जो डिस्क है वो ऐसे पड़ी थी, बड़ा यू घुमाया 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 घुमाया, डिस्क बड़ा ऐसे हुई, ठीक है। Now consider two similar systems as shown in figure case A, the disc with the vertical face, बड़ा डिस्क इस बार ऐसे नहीं पड़ी है, ऐसे पड़ी है, and parallel to x z plane, बड़ा अगर मेरे पास ये x है और ये z प्लेन तो डिस्क आपके पास ऐसे पड़ी है। केस B with the face making angle 45 डिग्री with the xy plane, बड़ा दूसरे केस में आपके पास जो डिस्क है वो ऐसे पड़ी है, जो बड़ा आपके पास अगर मान लो कि ये जो प्लेन है यहाँ से एंगल 45 पे। In both the cases, the disc is welded at point P, बड़ा रोड से मैंने बांध रखा है, and the system are rotated with constant angular velocity omega। तो पहले वाले केस में बड़ा क्या हुआ कि आपने ये रॉड है और आपके पास जो डिस्क है वो ऐसे और आप यू ओमेगा से घुमा रहे हो। 20 वाले केस में ये रॉड है आपकी और डिस्क ऐसे एंगल 45 पे और आप ऐसे लगातार उसको घुमा रहे हो। Which of the following statement regarding the angular speed about the instantaneous axis, इंस्टेंटेनियस एक्सिस मतलब बड़ा ये वाले जो एक्सिस जो सेंटर से गुजर रही है इसके अबाउट पासिंग थ्रू इज करेक्ट। बड़ा पूछा है कि दोनों केस में अगर मैं रॉड को ओमेगा से घुमाता हूं तो इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट बड़ा इस डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा। कितनी ही बार बड़ा आपको मैं बता रखा है कि अगर आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, तो अगर आपके पास ये एक्सिस है तो इस एक्सिस के अबाउट पूरी की पूरी रिजिड बॉडी के पास एक ही एंगुलर वेलोसिटी होगी।
अगर इसके पैरेलल अगर कोई एक्सिस है तो उसके अबाउट भी एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होगी। तो मेरे कहने का अर्थ ही हो गया कि अगर ये वर्टिकल एक्सिस है और रॉड के पास अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो उस केस में आपके पास जो डिस्क लगी हुई है, ऐसे जो डिस्क लगी हुई है, उसके पास जो वर्टिकल एक्सिस होगी उसके अबाउट भी बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही आपके पास रहेगी। ओमेगा विल नॉट चेंज, ओमेगा आपके पास बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहने वाली है। जैसे चलिए मैं एक हल्का सा ना एग्जाम्पल ट्राई करने की बेटा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बेटा एक बार ये मान लेते हैं कि डिस्क है बेटा, मेरे पास इसमें 2 पॉइंट्स हैं। लेट्स बेटा दिस इज क्यू, बेटा दिस इज लेट्स से पी। मैं अब यार दिखेंगे कैसे, चलो ऐसे मान लेते हैं, ऐसे दिखेंगे, ठीक है। मैं वैसे यूँ रखना चाह रहा था ऐसे, और रोड बेटा ऐसे है और ये रोड इससे ऐसे बंधी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि पूरी की पूरी रोड को ऐसे, पूरी रोड है, मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे 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 ही घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा पूरी रोड को बेटा मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। और मैं ऐसे ऐसे अगर घुमा रहा हूं तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर पूरी की पूरी रॉड, ध्यान देना, पूरी की पूरी रॉड को अगर मैं ऐसे 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 अगर पाई एंगल घुमा दूंगा तो इस एक्सिस के अबाउट भी, मतलब इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट भी आपकी पूरी की पूरी जो डिस्क है वो ऐसे घूम गई है। मतलब पी इधर आ गया, क्यू इधर आ गया। आपकी तरफ से दिखाता हूं मैं, आपको अच्छे से देखने में नजर आएगा, उधर इस तरह से नजर नहीं आएगा। ये रॉड है बेटा, ये रॉड है, मैंने इस पूरी की पूरी रोड को, ये बड़ा ऐसे रोड है, ये एक्सेस मान लो जो दे रखी है, और इस पूरी रोड के अबाउट हमने घुमाया 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 और ऐसे कर दिया। जैसे मैंने यूं कर दिया, बड़ा आपकी तरफ को दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, कि जो आपके पास डिस्क यूं पड़ी थी वो ऐसे हो गई है, एक तरीके से इस वर्टिकल एक्सेस के अबाउट ऐसे हो गई है, एग्जैक्टली पाई घूम गई है। तो रॉड को जब मैंने यूं से यूं किया तो आपकी जो डिस्क थी बेटा वो भी ऐसे की ऐसे हो गई इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। और अगर ऐसा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर मैं एंगल थीटा घुमाऊंगा तो इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आपकी जो डिस्क है वो भी एंगल थीटा ही घूमेगी। इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा होगी तो इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट भी डिस्क के पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी। हालांकि मुझे इतना कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता थी नहीं, मैं आपको बड़ा पहले ही बता चुका हूं। पहले जब आरबीडी चैप्टर पढ़ा था मैंने बोला कि एक रिजिड बॉडी, ये पूरी रिजिड बॉडी एक ही है, क्योंकि रॉड और जो डिस्क है बेटा हमने उनको क्या कर रखा है, वेल्ड कर रखा है, पूरी रिजिड बॉडी एक ही है। तो ऐसे केस में अगर मैं पूरे के पूरे सिस्टम में अगर मैं ओमेगा दूंगा तो रॉड के पास अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी तो इस डिस्क के पास भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी अबाउट एनी एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस। तो पूरी रॉड को बना जेड एक्सिस के अबाउट यूं घुमा रहा हूं तो इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट भी डिस्क उसी ओमेगा से घूमेगी। और जो कहानी बेटा वह है यहां पर बेटा वही कहानी आपके यहां पर। तो दोनों ही केस में बेटा आपके पास ओमेगा विल बी सेम। परफेक्ट। इसी तरह से बेटा इसमें एक दूसरा सवाल और पूछ रखा है, मतलब इस कॉम्प्रिहेंशन में एक सवाल बेटा आपके पास और है। दूसरा सवाल बेटा क्या है जरा देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज करेक्ट। मतलब इस डिस्क का मोशन उसने हमें कह रखा है इस एक्सिस के अबाउट बेटा हम ओमेगा से घुमाते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये कि पूरी डिस्क को भूल जाओ और सेंटर ऑफ मास को सर्कुलर मोशन मान लो। दूसरा सेंटर ऑफ मास से गुजरती हुई एक एक्सिस लो और उस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूमता हूं मान लो। अब यह कह रखा है कि वो जो एक्सिस है वो कौन सी होनी चाहिए, वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से गुजरती हुई ऐसी होनी चाहिए, वो सेंटर ऑफ मास से गुजरते हुए एक्सिस ये होनी चाहिए, वो सेंटर ऑफ मास से गुजरते हुए एक्सिस ये होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? तो बेटा ऐसी एक्सिस होनी चाहिए जिस एक्सिस के अबाउट आपके z कोऑर्डिनेट्स चेंज ना हो। क्योंकि जरा ध्यान से देखो तो सारा का सारा जो मोशन है वो एक्चुअली z एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो आपकी जो रॉड, आपकी जो डिस्क है वो जैसे भी मूव कर रही है तो उसके z कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहे, तभी तो हम बोलते हैं कि इसका मोशन z एक्सिस के अबाउट है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास से गुजरती हुई अगर कोई दूसरी एक्सिस ले रहा हूं तो वो एक्सिस ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अबाउट बड़ा z कोऑर्डिनेट्स चेंज ना हो। और अगर z कोऑर्डिनेट्स चेंज ना हो तो बड़ा ऑफ कोर्स ये वाली एक्सिस भी कैसे होगी, इस एक्सिस के पैरेलल होगी। इट इज वर्टिकल फ्रॉम बोथ द केसेस ए एंड बी। बड़ा वर्टिकल मतलब z एक्सिस के पैरेलल। तो आपके पास जो दूसरी एक्सिस होगी जो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो बेटा ऐसी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऐसी ही होनी चाहिए। कैसी? जैसे बेटा एक्चुअल एक्सिस थे उसके पैरेलल। तो ये अच्छी थ्योरी बेटा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप अगर कभी बेटा इस तरह का अगर मोशन हो अगर कंसीडर करना चाहो तो पूरी बॉडी को रिप्लेस कर सकते हो सेंटर ऑफ मास से, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी बॉडी का रोटेशन मोशन मान सकते हो अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज एक्चुअली पैरेलल टू द इनिशियल एक्सिस। जो इनिशियल एक्सिस थी उसके पैरेलल मान सकते हो बेटा, तभी आपको ओमेगा सेम रहेगा। तो बेटा आंसर कौन सा रहेगा? पहला वाला, ठीक है।
आगे चलते हैं। हालांकि बेटा इसके लिए पूरा कॉम्प्रिहेंशन से पढ़ने की आवश्यकता थी नहीं, बट ठीक है बेटा, क्योंकि मोस्टली थोड़ा याद रहता है पहले से ही। Two solid cylinders P and Q of same mass m and radius r starts rolling down a fixed inclined plane from same height at same time। बेटा ठीक है, ये तो लग रहा है कि बेटा पिछले वाले सवाल जैसा सही, जैसे पहला सवाल था। सिलेंडर P has most of mass concentrated near the surface। बेटा जो सिलेंडर P है उसमें ज़्यादा मास बेटा सेंटर के नज़दीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा है, उसका रेडियस ऑफ जायरेशन छोटा है। ठीक है ना। जो Q है बेटा, ये तो P है, जो Q है हैज मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड नियर द एक्सिस। बेटा उल्टा पढ़ दिया क्या शायद? अच्छा सॉरी मैंने उल्टा पढ़ दिया। जो P है बेटा, P है सिलेंडर P हैज मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड नियर इट्स सरफेस। जो सिलेंडर की सरफेस है उसके पास मास ज्यादा है, तो मास एक्सिस से दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास बड़ा है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन बड़ा है। जो Q है उसकी अगर बात करें, हैज मोस्ट ऑफ इट्स मास कंसंट्रेटेड नियर द एक्सिस। बेटा जो एक्सिस है उसके नजदीक बेटा मास ज्यादा है, नजदीक मास ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कम, तो रेडियस ऑफ जायरेशन है कम। अब सवाल में पूछ के रखा बेटा, दोनों सिलेंडर्स को अगेन फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन से प्योर रोल करते हुए नीचे आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल पहले सवाल जैसा ही हो गया बेटा, आएंगे 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 नीचे आएंगे। पूछा बेटा बोथ P and Q रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। नहीं नहीं नहीं, दोनों का एक्सप्रेशन हमने याद कर रखा है, G sin थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। जिसका k होगा कम उसका एक्सलेशन होगा ज्यादा, जिसका एक्सलेशन होगा ज्यादा उसे टाइम लगेगा कम। तो ऑब्वियस बात है कि बेटा जो P वाला है बेटा, सॉरी बेटा ये Q है, ये Q है। जो Q वाला है बेटा उसको टाइम लगेगा कम। बेटा Q वाला है बेटा उसको टाइम लगेगा कम। बेटा Q वाला while Q has most of the mass considered near, Q को टाइम लगेगा कम। ये कह रहा है कि दोनों के पास सेम टाइम पहुंचेंगे, गलत। सिलेंडर P हैज लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन देन सिलेंडर। बेटा किसके पास लीनियर एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन किसके पास ज्यादा होगा? अरे भाई Q के पास बेटा, Q के पास बेटा एक्सेलरेशन होगा ज्यादा। बेटा Q के पास एक्सेलरेशन होगा ज्यादा। P हैज मोर लीनियर। बेटा झूठ बोल रहे हैं। both cylinders Q reaches the ground with same translational kinetic energy। दोनों के पास पहुंचने पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। बेटा दोनों के पास पहुंचने पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी या नहीं होगी, तो मैं बहुत ही क्लियर कर दूं इस बात को, तो कि बेटा दोनों के दोनों जब ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो दोनों के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। देखो बेटा, अगर मैं h हाइट से अगर रिलीज कर रहा हूं तो आएगा 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 आएगा, यहां पहुंचने पर सेंटर ऑफ मास के पास बेटा वेलोसिटी होगी लेट्स से v, और साथ ही साथ बेटा कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा। प्योर रोलिंग है इसलिए v/r। मैं जानता हूं कि यहां से तक लॉस इन पोटेंशियल mgh है, तो गेन इन काइनेटिक भी कितना होगा mgh। तो अगर किसी ने मुझसे ये पूछा होता कि दोनों के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मैं बड़े आराम से जवाब देता कि दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी mgh होगी। लेकिन उन्होंने काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी है, उन्होंने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है। ये जो नेट काइनेटिक एनर्जी आई है mgh, इट इज बेसिकली समेशन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा देखना mgh तो ठीक है बेटा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास। बेटा I अबाउट सेंटर ऑफ मास को m के स्क्वायर लिख दो इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज बेटा v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बेटा अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर को अगर कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट, mgh इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हाफ एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये हाफ एम स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और तुम बड़े आराम से देख सकते हो कि बेटा जिसके पास k होगा छोटा उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी ज्यादा। इट मेक सेंस। वो तो मैं पहले पढ़ा था बेटा, जिसके पास k ज्यादा होगा उसके पास एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सो बेटा जिसके पास k छोटा होगा उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि जिसके पास k छोटा होगा बेटा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिसके पास एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका स्पीड भी तो ज्यादा होगी। ये कह रहा है कि दोनों के पास सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, झूठ। सिलेंडर Q रीचेस द ग्राउंड विथ लार्जर एंगुलर स्पीड, ये बड़ा सही लग रहा है। जो Q है और जो P है अगर उनकी हम बात करें तो बड़ा हम ध्यान से देखें तो यार ना दोनों में से किसके पास स्पीड ज्यादा है? बेटा Q के पास स्पीड ज्यादा, तो उसके पास ओमेगा भी ज्यादा, क्योंकि ओमेगा हमेशा बेटा कितना होगा v/r, तो जिसका v ज्यादा बेटा उसका ओमेगा भी तो ज्यादा। तो बेटा आंसर कौन सा आ गया आपके पास? डी आ गया।
अच्छा, इसमें सोचने का एक तरीका और हो सकता है कि जैसे ऐसा कह सकते हो कि भाई देखो मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो पता ही है, सेंटर ऑफ मास ने बेटा यहाँ से तक जो दूरी तय की हुई पता है, अगर ये h है, ये एंगल थीटा है, तो ये दूरी मेरे पास h अपॉन साइन थीटा है। तो h अपॉन साइन थीटा ट्रेवल करने के बाद v कितना होगा, हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं बेटा। कौन से इक्वेशन से? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बेटा कितना, g साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो गया, h अपॉन साइन थीटा। तो v कितना हो गया पता लग गया, मतलब सेंटर ऑफ मास के पास v कितना होगा वो पता हो गया। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखो, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई है 2gh आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, बेटा वही आंसर आ गया हमारे पास mgh इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब जिसका के कम बेटा उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। बेटा के किसका कम है, बेटा जो Q है उसका के कम है, तो उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। ऐसे हम चाहें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। सवाल के अंदर बेटा रोटेशनल पूछी नहीं है, बट हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर सवाल में कोई मुझसे पूछ ले कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेटा उसकी वैल्यू आएगी mgh इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हालांकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पर पहुंचने पर कितनी होगी वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो भाई ग्राउंड पर पहुंचने पर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो ग्राउंड पर पहुंचने पर नेट काइनेटिक एनर्जी mgh होगी, तो नेट काइनेटिक एनर्जी mgh होगी। इसमें से हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो, तो जो बचेगा आपके पास वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बचेगी। ठीक है, तो कैसे कर लो बेटा, है ना, आंसर तो आपके पास वही डी ही आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सा सवाल था, कोई खास ऐसे बड़ा कोई अलग से इसमें काम नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। दिखने में थोड़ा टफ सा लग सकता है, बट इट्स नॉट दैट टफ। ठीक है ना, दिखने में किसी किसी बच्चे को बड़ा हल्का सा टफ लग सकता है, बट ठीक है बेटा, करते हैं। ये बड़ा अपनी जो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन की जो काइनेमेटिक्स है ना, उसका सवाल है। क्या सवाल है? द फिगर शोज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 1 रिंग ऑफ आउटर रेडियस 3r रोलिंग क्लॉकवाइज विदाउट स्लिपिंग। बेटा एक बाहर जो रिंग है ना, इसका रेडियस बेटा आपके पास 3 है, और ये क्लॉकवाइज बेटा प्योर रोलिंग करते हुए जा रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर ऐसे देखूं तो ऐसे कह सकता हूं कि ये रही बेटा आपके पास बाहर वाली रिंग, इसका रेडियस बेटा आपके पास 3r है, इसका रेडियस बेटा 3r है। प्योर रोलिंग ऑन फिक्स सरफेस है बेटा, प्योर रोलिंग ऑन फिक्स सरफेस है। तो ऐसे केस में आप जानते ही हो कि अगर ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज आ रही है ना, क्लॉकवाइज, हाँ, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और रोलिंग क्लॉकवाइज प्योर रोलिंग, तो ओमेगा से ऐसे घूम रही है, तो बेटा तुम जानते ही हो कि सेंटर ऑफ मास के पास बेटा सामने की तरफ वेलोसिटी आएगी, एंड दैट बी v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। रेडियस बेटा r नहीं है, 3r है, तो इसके पास बेटा वेलोसिटी आएगी 3 टाइम्स ओमेगा इंटू आर सेंटर के पास। एनीवेज आगे चलते हैं। An inner disk of radius 2r rotating anti-clockwise with angular velocity omega by 2। अब इसने थोड़ा एक पेंच दिया है सवाल के अंदर, और वो पेंच ये है कि ऐसे एक डिस्क और है, ऐसा एक डिस्क और है ऐसे, ठीक, और वो ओमेगा बाय 2 से घूम रही है, इसके अंदर ही है ना, और बेटा बीच में कोई बेरिंग कुछ लगा रखे होंगे इस तरह से, बट ऐसे कोई रोलिंग बॉल्स टाइप मान लो, और ये ओमेगा बाय 2 से घूम रही है, और ओमेगा बाय 2 से घूम रही है उल्टी डायरेक्शन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का अर्थ ही हो गया कि सेंटर तो ठीक है, ये जो डिस्क है अंदर वाली, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ऐसे विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाय 2। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, बीच में ऐसे कुछ बॉल्स टाइप लगा रखे होंगे, तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम रिजिड बॉडी नहीं है, ये अंदर ऐसे घूम सकती है, आगे वाली ऐसे घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब बड़ा सवाल क्या पूछ रखा है, सवाल भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, द सिस्टम इज इन XZ प्लेन, बड़ा ये x है, ये z है। ठीक है, इस तरह सिस्टम हमारे पास।
द पॉइंट P ऑन द इनर डिस्क इज एट ए डिस्टेंस R बड़ा फ्रॉम द ओरिजिन बड़ा P पॉइंट दे रखा है R दूरी पे, वेयर OP मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बड़ा हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री पे है। सबसे पहला सवाल है द पॉइंट O हैज लीनियर वेलोसिटी, बड़ा O मतलब ये जो सेंटर है, द पॉइंट O हैज लीनियर वेलोसिटी 3 ओमेगा R I कैप। O पॉइंट के पास जो वेलोसिटी होगी वो 3 टाइम्स ओमेगा R I कैप होगी। बड़ा सही बात है, जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है O, इसके पास तो वेलोसिटी बड़ा 3 टाइम्स ओमेगा R है, क्योंकि ये बड़ी वाली जो डिस्क है उसका सेंटर है। बड़ी वाली डिस्क जो है वो प्योर रोलिंग कर रही है फिक्स सरफेस पे, ओमेगा बड़ा एंगुलर वेलोसिटी है, तो सेंटर के पास बड़ा वेलोसिटी आएगी ओमेगा इंटू रेडियस। बड़ा बड़ी वाली डिस्क का रेडियस आपके पास कितना है 3r, तो ओमेगा इंटू 3r, ये तो ठीक है। आगे वाले ऑप्शंस देखो, आगे वाले तीनों ऑप्शन जो ना वो पॉइंट P की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो मुझे पॉइंट P की वेलोसिटी चाहिए। पॉइंट P जरा वापस से ध्यान से देना कहां पर पड़ा है। पॉइंट P बेटा यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर पड़ा है, और ये वाला जो एंगल है मेरे पास ये 30 है। अब ये पॉइंट P है कहां पे? पॉइंट P है इस येलो वाली डिस्क के अंदर। अब हमारा जो बड़ा कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इस O पॉइंट के अबाउट P पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा, और ओमेगा अगर ऐसे है तो इसके पास बड़ा वेलोसिटी होगी ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एंड दिस वेलोसिटी विल बी ओमेगा, बड़ा ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नहीं है, ओमेगा बाय 2 इंटू R। This angle is of course beta going to be 90. This is not the velocity of point P with respect to ground. This is the velocity of point P with respect to O. Velocity of point P with respect to O को बड़ा मैं हमेशा लिख सकता हूँ velocity of point P minus velocity of point O. अगर मुझे P पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए तो मैं कहूँगा कि it is basically velocity of point P with respect to O plus velocity of point O. बड़ा हो सकता है कि डायग्राम बड़ा छोटा लग रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बड़ा आपका ऐसे इस तरह का जुगाड़ है, जो आपका O वाला पॉइंट है उसके पास बड़ा वेलोसिटी पहले से ही बड़ा सामने की तरफ है 3 टाइम्स ओमेगा इंटू R। यहाँ से R डिस्टेंस की दूरी पर ये वाला एंगल बड़ा मेरे पास 30 डिग्री है, ये सिस्टम ओमेगा बाई 2 से घूम रहा है, तो इस O के रेस्पेक्ट में P का मोशन सर्कुलर होगा, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O, एंड इट विल बी ओमेगा, ओमेगा बड़ा ओमेगा नहीं, ओमेगा बाई 2 इंटू R। दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 90। बड़ा मुझे आंसर आई कैप, जे कैप, के कैप में पूछें तो ऑब्वियस बात है बड़ा मुझे एंगल वगैरह निकालने पड़ेंगे, तो मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइन खींच दी। ये वाला एंगल 30, थोड़ा ये वाला एंगल 30, ये वाला एंगल 30, थोड़ा ये वाला एंगल भी 30। बट दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O। बेटा अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए तो मुझे इसके अंदर O की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा। O की वेलोसिटी है बड़ा सामने की तरफ 3 टाइम्स ओमेगा इंटू R। तो कुल मिलाकर बड़ा P पॉइंट के पास वेलोसिटी आ गई है 3 ओमेगा R आगे, ओमेगा R बाई 2 का cos 30, ओमेगा R बाई 2 का sin 30। तो आप ऐसे कह सकते हो कि देखना बेटा, आप ऐसे कह सकते हो कि इधर की तरफ आ गई बेटा कितना ओमेगा R बाई 2 का cos 30, बेटा इधर की तरफ आ गया है ओमेगा R बाई 2 का sin 30, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग नेट वेलोसिटी आ गई है 3 ओमेगा R एक्स के अलोंग, ये बेटा सॉरी बेटा ओमेगा R बाई 2 है बेटा, ओमेगा R बाई 2 का sin 30, तो बेटा ओमेगा R बाई 2 का sin 30 बेटा कितना हो गया ओमेगा R बाई 4, ये तो आई कैप, और इधर की तरफ आ गया बेटा कितना ओमेगा R बाई 2 का cos 30, बेटा cos 30 बेटा कितना √3 बाई 2 जे कैप, बेटा कितना आ गया 11 ओमेगा R बाई 4 का तो आई कैप प्लस √3 ओमेगा R बाई 4 का जे कैप। बेटा एक बार ऑप्शन चेक करना कोई है क्या ऐसा 11/4, हाँ बेटा 11/4 ओमेगा R आई कैप प्लस √3/4 ओमेगा R जे कैप प्लस √3/4 ओमेगा R जे कैप। ये लीजिए बेटा आपका आंसर, बेटा कौन सा बी आंसर। तो ए तो बड़ा आंसर था ही, एक आंसर और आके आपका कौन सा बी आंसर, ठीक है परफेक्ट, बड़ा बड़े आराम से समझ में आ गया वो, ठीक है बेटा। अगली क्लास में इसके आगे के सवाल करते हैं, मेरे ख्याल से सारा बड़ा आपको समझ में आ गया होगा। कोई पोर्शन बड़ा हल्का फुल्का अगर आपको लगता है कि हमें कन्फ्यूजन हो तो उसके बार आप वापस से देख लेना आराम से बनाने से, चलिए ठीक है, बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।